हेलो हेलो। ओके, यस बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू होम साइंस हब बाय रुचि मैम। आ जाएंगे हमारे सभी बच्चे और हम शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बिल्कुल भाई, सारे बच्चे आ जाएंगे फटाफट। बहुत बढ़िया, यस। बताएं, एक बार मुझे सारे बच्चे रिप्लाई देंगे, क्या सारी चीजें क्लियर हैं? फटाफट बताएंगे कि क्या सारी चीजें क्लियर हैं बच्चों। बिल्कुल, यस भाई, सारे बच्चे आ जाएंगे फटाफट एंड कंटिन्यू करते हैं सेशन को। सभी बच्चे एक दूसरे को सेशन को शेयर करते रहेंगे एंड अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राइट बच्चों, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करेक्ट बच्चों? चलिए बताएं बताएं, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, यस, बिल्कुल सारे बच्चे फटाफट रिप्लाई देंगे। सारे बच्चे फटाफट रिप्लाई देंगे, क्या सारी चीजें क्लियर हैं? ओके, बिल्कुल भाई। वेदिका, प्रतिमा, सौरभ, ममता पटेल, शिल्पी, प्रतिभा एंड इंदु रानी, शिवम, किरण, प्रियंका, साक्षी, सविता, सारे बच्चों को अगेन वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल भाई, सभी बच्चे आ जाएंगे एंड अपने अपने स्तर से सारे बच्चे सेशन को शेयर करते रहेंगे। हम लोग 2 दिन बाद मीटअप कर रहे हैं। आई थिंक नहीं, कल ही केवल हम लोगों का गैप हुआ है ना? तो ड्यू टू सम इमरजेंसी आपकी क्लास मुझे एक दिन बढ़ानी पड़ गई। राइट, चले फाइनली सब चीजें ओके हैं और हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेशन को। बिल्कुल भाई, चलो बच्चों, यस। तो हम लोग इस सीरीज को सॉल्व कर रहे थे। इस सीरीज में आपको मैं बता दूं हम लोगों ने कहां तक किया हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक हमने सॉल्व कर लिया था। क्यों बच्चों? कार्बोनाइजिंग है, कौन सी प्रोसेस है? क्या ये ड्राइंग प्रोसेस है या फिर फिनिशिंग प्रोसेस है या फिर रॉविंग प्रोसेस है या फिर रेटिंग प्रोसेस है? तो रेटिंग का मतलब क्या होता है? गलाना। एंड रोविंग का मतलब होता है हल्का सा रोव देना, यानी हल्का सा घुमाना। एंड अगर हम बात करते हैं फिनिशिंग प्रोसेस की, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे अप्रोप्रिएट राइट आंसर क्या जाएगा? फिनिशिंग प्रोसेस जाएगा। बोलेंगे मैम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बोनाइजिंग क्या है बच्चे? बोलेंगे कार्बोनाइजिंग मैम एक प्रकार का फिनिशिंग प्रोसेस है। राइट मेरे बच्चे? चलिए, यस। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा, शाबाश बच्चों, खुश रहो प्रीति कुमारी, खुश रहो बच्चे। मैम तरफ चलिए, ओके ओके। नम्रता वर्मा, मैंने आपका नाम ले लिया। यस बच्चे, चलो। तो यहाँ तक डन हो गया था। आगे हम लोग करेंगे बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी है। किसकी बात कह रहे हैं? बैठने और खड़े होने की स्थिति में। राइट मेरे बच्चे? तो बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी है, आपको बताना है मेरे बच्चे। राइट आंसर क्या जाने वाला है? ऑप्शन ए कह रहा है आपका कंकाल पेशी एंड सेकंड कह रहा है कोमल पेशी, सी कह रहा है हृदय पेशी एंड डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ओके। चलिए, क्या बात है। यस, तो मोस्टली बच्चे हमारे एक ही तरफ जा रहे हैं कि मैम कंकाल पेशी। बिल्कुल भाई, बोलेंगे मैम कंकाल पेशी इज द करेक्ट आंसर। वहीं पर अगर हम कोमल मांसपेशी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर कोमल मांसपेशियों का संबंध ओवरऑल बॉडी की मांसपेशियों से आ जाता है। एंड हृदय मांसपेशी से बात करते हैं तो हृदय मांसपेशी स्पेशल हृदय में पाई जाती है, ठीक है ना, जो कि क्या करती है? हृदय को संकुचन एंड विमोचन करने का काम करती है। ठीक है बच्चे? यस। तो बोलेंगे मैम आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या है? हैप्लॉइड शब्द का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे मेरे बच्चे, हैप्लॉइड शब्द का
प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, माइटोसिस में किया जाता है, मेयोसिस में किया जाता है, म्यूटेशन में करते हैं, या फिर किसी में भी नहीं करते हैं, बताएंगे भाई। हैप्लॉइड नंबर, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है सेल्स का पूरी तरह से जुड़ना, एंड डिप्लॉइड का मतलब तो धीरे धीरे उनका टूट टूट करके कम होना। तो मेरे बच्चे हैप्लॉइड नंबर शब्द का प्रयोग किसमें किया जाएगा, बोलेंगे मैम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मियोसिस में। किसमें मेरे बच्चे, मियोसिस में, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बोलेंगे मैम मियोसिस में करेंगे, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है। बताएंगे मेरे बच्चे कि रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटे होते हैं और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एरिथ्रोसाइट्स, बी कह रहा है लिम्फोसाइट्स, सी कह रहा है वैसोफिल्स एंड डी कह रहा है आपका प्लेटलेट्स। बताएंगे मेरे बच्चे राइट आंसर क्या जाने वाला है, फटाफट बताएंगे। रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, यस बताएंगे भाई। ओके बिल्कुल भाई, मोनोसाइट से कैसी हो रही हैं, छोटी हो रही। मोस्टली बच्चे हमारे बी की तरफ जा रहे हैं, बोले मैम लिम्फोसाइट्स। बिल्कुल देखिए अगर हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स की, इसको क्या कहते हैं, बोलेंगे मैम इसको आरबीसी कहते हैं। अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो मेरे बच्चे लिम्फो ब्लड के किस पार्ट में पाया जाता है, कोई बता सकता है। जो लिम्फोसाइट्स होता है वो ब्लड के किस पार्ट में पाया जाता है, क्या आप बता सकते हैं, बताएं फटाफट बताएं, बिल्कुल फटाफट बताएं, यस। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं वैसोफिल्स की, ठीक है, तो ये भी हमारी फाइनली ब्लड में ही पाई जाएंगी, राइट। तो किस में पाई जाएंगी, क्या पाई जाएंगी, तो वैसोफिल्स का संबंध अगर हम बात करेंगे तो वैसे अगर हम देखते हैं लिम्फोसाइट वैसोफिल्स ये दोनों ही हमारे पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी के पार्ट हैं। क्या है, डब्ल्यूबीसी के पार्ट। कहने का मतलब ये है कि डब्ल्यूबीसी की अगर बात की जाती है तो डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में बांटा जाता है। देखिए यहां से समझते हैं, ये क्या है मेरे बच्चे, ये है ब्लड, ठीक है ना। और ब्लड में 2 चीजें मेनली हम पाएंगे, क्या क्या पाएंगे, बोलेंगे मैम एक तो हमें देखने को मिलेगा प्लाज्मा एंड दूसरा क्या देखने को मिलते हैं, रुधिराणु, राइट। इस रुधिराणु की अगर हम बात करते हैं तो फाइनली इस पर हम वो सारी चीजें पाते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। कहने का मतलब जिसे हम कहते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड तीसरा पार्ट क्या होता है मेरे बच्चे, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। इसी आरबीसी को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, इसी को बोला जाता है, इसी का ये खूब नाम पूछा जाता है आपसे, एरिथ्रोसाइट्स। एंड डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाएगा, बोलेंगे मैम इसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं हम लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, बोलेंगे मैम इसी को हम, सॉरी लिम्फोसाइट नहीं ल्यूकोसाइट होता है, थोड़ा सा नाम में परिवर्तन हो गया। चलिए देख लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ओ माय गॉड सब चलिए देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे देखिए ब्लड की। ब्लड को कितने मुख्य भागों में बांटते हैं, बोलेंगे मैम यहाँ पर हम देखते हैं प्लाज्मा एंड इधर क्या देखते हैं, बोलेंगे मैम इधर हम देखते हैं फाइनली रुधिराणु। और रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं, बोलेंगे मैम ये 3 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से, बोलेंगे मैम आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं एंड क्या होती है मेरे बच्चे, बोलेंगे मैम प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, सो बोलेंगे मैम यहाँ पर हम देखते हैं क्या, प्लेटलेट्स, राइट। चलिए क्या होंगी, प्लेटलेट्स होती हैं, ओके प्लेटलेट्स। देखिए इसको समझिए, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आपका बनता है। आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। एंड डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। यहीं से आपको समझ लेना है, आपकी ट्रिक यहीं से निकल आती है बच्चों। क्या, यहीं से आपकी ट्रिक निकल आती है कि चाहे लिम्फोसाइट्स और चाहे ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, इसके जब हम 2 पार्ट देखते हैं तो 2 चीजें पाते हैं ना, ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। सब में क्या है, साइट्स है,
अगर आप भूल जाते हैं बार बार तो ना भूलने की ये क्या है, दवा है। समझ गए ना। साइड्स है भैया, तो अपनी अपनी साइड्स ले रहे हैं, राइट। प्लेटलेट्स का उपनाम पूछा जाता है, इसे आप क्या कहते हैं? बोलेंगे मैम आरबीसी को तो एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को तो ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? तो बोलेंगे मैम इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस किया हुआ है, रक्त कोशिका जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं और जिनमें केंद्रक क्या है, जिनमें बड़ा केंद्रक मेरे बच्चे पाया जाता है, तो वो क्या होगा? वो होगा मेरे बच्चे लिम्फोसाइट्स। कितना क्या होगा? लिम्फोसाइट, इसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है, राइट। जबकि अगर हम बात करते हैं आरबीसी में, तो आरबीसी में केंद्रक पाए ही नहीं जाते हैं, ये भी आपसे खूब पूछा जाता है। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं यानी कि डब्ल्यूबीसीज होती हैं, इनके मेन 2 पार्ट होते हैं, ग्रेन्युलो एंड अग्रेन्युलो। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? ग्रेन्युलो एंड अग्रेन्युलो। ग्रेन्युलो की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, एंड जो हम अग्रेन्युलो की बात करते हैं वहां पर हमारे ये दोनों साइड्स आते हैं, यानी ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है ना। नंबर ऑफ परसेंटेज में हमारे ल्यूकोसाइट्स अधिक होते हैं, यानी एन एवरेज इनकी संख्या 20 से 40% तक होती है। और यहाँ पर ये जो संख्या होती है मोनोसाइट्स की मेरे बच्चे संख्या होती है, ये आपकी बहुत ज्यादा ना होकर के 2 से 10% तक देखने को मिल जाती है। ठीक है बच्चे, कितनी? 2 से 10%। अब 2 से 10% का मतलब बहुत कम आते हैं, यानी 200 to 700 के आसपास आते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। चलिए मेनली अगर हम इनका काम की बात करें तो चाहे ल्यूकोसाइट्स हो एंड चाहे मोनोसाइट्स हो, दोनों के दोनों क्या करते हैं? हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र डेवलप करने का काम करते हैं। प्रतिरक्षी तंत्र इन द सेंस आप क्या समझेंगे कि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से बचाने का काम करते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो चाहे वो मोनोसाइट्स हो एंड चाहे वो ल्यूकोसाइट्स हो, राइट। देखिए जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये क्या करेंगे मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी प्रोटीन डेवलप करते हैं। दोनों में यही अंतर है। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में प्रतिरक्षी प्रोटीन डेवलप करते हैं। और उसके बाद जो मोनोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये विभिन्न प्रकार के जो बाह्य जीवाणु, अगर हमें कोई ऐसे घातक जीवाणु जो हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहे हो, या फिर हमने कोई कभी भी गलती से कोई पॉइजन ले लिया है या जानबूझ करके ऐसा पॉइजन ले लिया है, तो फाइनली उस पर ये काम करते हैं, उस पर ये एज ए प्रतिरक्षा तंत्र की तरह काम करते हैं। तो दोनों में यही अंतर है, ध्यान से समझेंगे। जब हम ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं तो ये भी 2 पार्ट में हमें देखने को मिलता है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट्स, राइट। ठीक है। तो ये जो पार्ट में 2 देखने को मिलते हैं, ल्यूकोसाइट्स मोनोसाइट्स, ये अग्रेन्युलो में आते हैं। और दोनों का ही काम होता है क्या? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाते हैं, जबकि जो मोनोसाइट्स होते हैं ये प्रतिरक्षी प्रोटीन न बनाकर जो चीजें हम बाहर से ले लेते हैं या बाई मिस्टेक आ जाती है हमारी बॉडी में एंटर कर जाती हैं, उनसे हमें ये बचाने का काम करते हैं। यही कारण होता है कि जिनका मोनोसाइट्स अच्छा डेवलप होता है तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है तो उसे असर नहीं करता, वो सब झेल जाते हैं। या थोड़ा बहुत कोई पॉइजन वगैरह चला गया तो भी उन्हें कुछ नहीं होता है, झेल जाते हैं। और जिनका ये मोनोसाइट्स बहुत वीक होता है या इनकी संख्या बहुत कम होती है तो फाइनली उन्हें थोड़ी से में जरा सी चीजों में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। पता चले कहीं डस्ट में गए, धूल मिट्टी में गए या कुछ भी थोड़ा सा भी इन्फेक्टेड चीजें खा ली, तुरंत उन्हें अटैक करती हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये क्या करेंगे? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप करते हैं। करेक्ट मेरे बच्चे। चलिए भाई ओके भाई आगे करेंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया ना। चलिए यहाँ पर हमने समझ लिया। अब फाइनली आंसर मेरे बच्चों क्या जाने वाला है? तो हमने आंसर बता ही दिया है भाई। सो क्या बोलेंगे? चलिए तो आंसर क्या जाएगा? बोलेंगे मैम यहाँ आंसर जाने वाला है लिम्फोसाइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। लिम्फोसाइट्स इज द करेक्ट आंसर। यस बच्चे। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल ओके आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 रूरशाक इंक ब्लॉक परीक्षण है।
रोरसॉक क्या है? इंक ब्लॉक परीक्षण है। ऑप्शन ए कह रहा है मेरे बच्चे, ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक सांख्यिकी तकनीकी, या फिर रचनात्मक तकनीकी, या समाप्ति तकनीकी, या फिर प्रक्षेपण तकनीकी। बताइए क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट बताएंगे, आंसर करेंगे मेरे बच्चे, फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए भाई, यहाँ पर बर्थडे विशेष चल रही है बहुत ढेर सारी। ओके बच्चे, ओके। यस बच्चों, खुशी जी का बर्थडे भाई, खुशी जी को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये लो, मेरे बेटों भी दे रहे हैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बच्चे करेंगे, फटाफट बताएंगे। रोरशॉक इंक ब्लॉक परीक्षण है, क्या है? क्या है ये? सामाजिक सांख्यिकी तकनीक है? बोलेंगे नहीं। क्या रचनात्मक तकनीकी? बिल्कुल नहीं। समाप्ति तकनीकी? कोई तकनीकी नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलेंगे मैम ये प्रक्षेपण तकनीकी कैसे है? क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, कार्ड होते हैं उन पर इंक लगा दी जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें इंक लगा दिए जाते हैं और इंक के माध्यम से जब व्यक्ति को दिखाया जाता है कि भाई आपको इस फिगर पर क्या दिख रहा है, तो मतलब प्रोजेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसको कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जिस तरह का उसका नॉलेज होगा, जिस तरह का ज्ञान होगा, वो उसी तरह के उसके विचार या उसी तरह का उसको फिगर उसमें दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वो अपनी स्टोरी को फिर लिखता है उसमें, ठीक है मेरे बच्चे। सो बोलेंगे मैम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट मेरे बच्चों। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 25 कह रहे हैं शोध की रूपरेखा जो आसान एवं अस्पष्ट होती है। शोध की रूपरेखा जो आसान एवं अस्पष्ट होती, मतलब क्लियर नहीं होगी। बोलेंगे ऑप्शन ए कह रहा है मेरे बच्चे पूर्व परीक्षण रूपरेखा, एंड बी कह रहा है निर्णायक शोध रूपरेखा, सी कह रहा है अन्वेषणात्मक शोध रूपरेखा, एंड डी कह रहा है वर्णनात्मक रूपरेखा। आपको मैं बता दूं, जो पूर्व परीक्षण होंगे वो स्पष्ट होंगे, निर्णायक शोध होंगे स्पष्ट होंगे, वर्णनात्मक शोध होंगे स्पष्ट होंगे, लेकिन अन्वेषण और शोध रूपरेखा स्पष्ट नहीं होगी। बोलेंगे मैम कैसे नहीं होगी? बिकॉज हम किसी चीज का अन्वेषण कर रहे हैं, हम देख करके अनुमान लगे, जरूरी नहीं है कि आपको जो सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्षतः ऐसा हो सकता है आप उस टाइम ऑब्जर्व किए हो जिस टाइम वो कुछ उसका ओरिजिनल फॉर्मेट ना हो, ठीक है। लेकिन पूर्व में परीक्षण जो किए जा चुके होंगे वो क्या होंगे, वो आपके बिल्कुल स्पष्ट होंगे, ठीक है। निर्णय आपने कुछ लिया होगा तो सिंपल सी बात है, जब इस तरह के परीक्षण करेंगे तो कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति जनरेट होगी, आपने उसके आधार पर निर्णय लिया होगा, तो वो चीजें आपकी स्पष्ट रही होंगी, क्लियर रही होंगी, ठीक है। इसी तरह से वर्णनात्मक शोध में भी होगा। सो मेरे बच्चे आंसर क्या आ जाएगा? बोलेंगे मैम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट बच्चों, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस मेरे बच्चे आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है निदर्शन जो संभावित निदर्शन रूपरेखा के अंतर्गत आता है। बताएंगे निदर्शन जो संभावित निदर्शन के रूप में आता है। यस यहाँ पर कह रहा है द सैम्पलिंग विच कम्स अंडर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन इज प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अब आपको बताना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन है सुधार निदर्शन जिसे हम कम्युनिटी सैम्पलिंग कहते हैं, एंड बी कह रहा है अभ्यांस निदर्शन, सी कह रहा है स्वदेशीय निदर्शन, एंड चौथा कह रहा है सुविधापूर्ण निदर्शन। बताएंगे मेरे बच्चे राइट आंसर क्या जाने वाला है? चलिए यस यहाँ पर आपको मैं बता दूं इसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, ठीक है ना। ये फाइनली कम्युनिटी ऑब्लिगेटरी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको बताती हूँ फाइनली इसकी इंग्लिश क्या होगी। ये होता है क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर। ये होता है क्वेटा एंड और ये क्या होता है परपजीव, जिसे हम स्वदेशी निदर्शन कहते हैं। तो फाइनली इसको मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं, ये परपजीव का ये सही है, एंड ये आपका कन्वीनियंस ये भी सही है, ठीक है। इन दो की स्पेलिंग नहीं सही थी। चलिए तो अब आपको बताना है किसके अंतर्गत आता है निदर्शन यानी कि सैंपलिंग। बोलेंगे मैम यहाँ पर ये जो निदर्शन जो संभावित निदर्शन रूपरेखा के अंतर्गत आता है वो आपका क्लस्टर होता है, ठीक है, क्लस्टर सैंपलिंग होता है। सो बोलेंगे मैम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब हम ये सैंपलिंग पढ़ते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर आपसे कभी भी अंदर का नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ इनके बस सब पॉइंट ही पूछे जाते हैं कि कौन सा किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी होती है उसके अंतर्गत 3 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना।
एंड देन उसके बाद शेष जो बचते हैं वो सारे के सारे नॉन प्रोबेबिलिटीज में आते हैं, 7 है, ठीक है, 7 पॉइंट्स हैं। यस मेरे बच्चों, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है परिकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती है कहलाती है। आपको बताना है परिकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती है कहलाती है। ऑप्शन ए कह रहा है एक पुच्छीय परिकल्पना, बी कह रहा है संबंधात्मक परिकल्पना, सी कह रहा है द्विपुच्छीय परिकल्पना एंड डी कह रहा है वर्णनात्मक परिकल्पना। बताएंगे मेरे बच्चे। कह रहे परिकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बनाएगी उसे हम क्या कहते हैं? बोलेंगे मैम द्विपुच्छीय परिकल्पना कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 28 कह रहा है स्केल जिसे समेटेड रेटिंग स्केल भी कहते हैं। स्केल जिसे समेटेड रेटिंग स्केल भी कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है स्टेपल, दूसरा कह रहा है बलपूर्वक स्केल, सी कह रहा है मेरे बच्चे लिंकर्ट स्केल एंड डी कह रहा है अपेक्षाकृत स्केल। आंसर करेंगे फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो स्केल जिसे समेटेड रेटिंग स्केल्स कहते हैं मेरे बच्चे उसे हम क्या कहते हैं? लिंकर्ट स्केल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिंकर्ट स्केल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस मेरे बच्चे ऑप्शन सी बिल्कुल भाई। चलिए अगला करेंगे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भवन निर्माण नक्शा जो 1:1000 माप पर तैयार किया जाता है कहलाता है। आपको बताना है भवन निर्माण नक्शा जो 1:1000 माप पर तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फटाफट बताएंगे। ऑप्शन ए कह रहा है मेरे बच्चे भूखंड योजना, बी कह रहा है धरातल योजना, सी कह रहा है भूदृश्य योजना एंड डी कह रहा है सर्विस योजना। आंसर करेंगे फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या जाने वाला है। बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल फटाफट बताएंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 28 पर अभी आप लोग चल रहे हो इतने पीछे, फास्ट आइए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे मेरे बच्चे सारे। 29 का राइट आंसर क्या जाएगा? सी। अंजू कुमारी जी का सबसे फास्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बोलेंगे मैम आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर भूदृश्य योजना। जितने बच्चे हमारे सी की तरफ मूव कर रहे थे सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो कहलाती है। जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो यह कहलाती है। ऑप्शन ए कह रहा है कच्ची अस्थिभंग, दूसरा कह रहा है विषम अस्थिभंग, सी कह रहा है बहुखंड अस्थिभंग एंड डी कह रहा है जटिल अस्थिभंग। बताएंगे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर क्या आ जाएगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कच्ची अस्थिभंग जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं क्या? ग्रीन स्टिक। ठीक है, कच्ची अस्थिभंग का मतलब क्या हुआ? ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक में मैंने आपको अभी जब बहुत रिसेंटली हेल्थ साइंस पढ़ाया हुआ वहां पर हमने कंटिन्यू किया था। तो ग्रीन स्टिक क्या होते हैं? ग्रीन स्टिक टूट ऐसी टूट होती है कि जो बच्चों की हड्डियां टूटती हैं, वो भी बहुत छोटे बच्चे जिनकी हड्डियां बेहद फ्लेक्सिबल होती हैं। तो ऐसे बच्चों की हड्डियां टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती हैं और वो मुड़ी बनी रहती हैं। तो बोलेंगे मैम वो क्या होती है? कच्ची अस्थिभंग होती है, कच्ची टूट होती है। फाइनली हालांकि उनको सीधा किया जा सकता है लेकिन जब अस्थियां बहुत ही ज्यादा नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं और फिर वो मुड़ जाती हैं, टूटती नहीं वो मुड़ जाती हैं, थोड़ा उनमें फ्लेक्सिबल बन आ जाता है तो बोलेंगे मैम उसको हम कहते हैं कच्ची अस्थिभंग। ठीक है ना। विषम अस्थिभंग कंपाउंड। अगर हम फ्रैक्चर की बात करते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि कंपाउंड अस्थिभंग में हम पाते ये हैं कि जब अस्थियां हमारी फाइनली टूटती हैं और टूट करके एक दूसरे पर क्या हो जाती हैं? जो एक दूसरे में घुस जाती हैं। ठीक है, तो वो हमारी विषम अस्थिभंग होती है। और बहुखंड अस्थिभंग क्या होंगी मेरे बच्चे? कि जब एक हड्डी कई जगह से टूट जाए, मतलब 2-3 टुकड़े हो जाए उसके, उसे हम बोलते हैं बहुखंड अस्थिभंग। तो वहां पर यही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब 3 या अधिक टुकड़ों में हड्डी टूट जाए उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम उसे हम विषम बहुखंड अस्थिभंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम बहुखंड अस्थिभंग कहते हैं। ठीक है बच्चे, ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, अगला करेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ करेंगे। 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन कौन सी विधि दी जाती है? कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है? तो मेरे बच्चे, कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाएगी आपको बताना है। क्या वो शेफर्ड विधि दी जाएगी, या फिर सिल्वेस्टर विधि, या फिर लाबोर्ड विधि, या फिर नेल्सन की विधि दी जाती है? आंसर करेंगे, कृत्रिम श्वसन की बात करें, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है? फटाफट आंसर करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल यस, आपको पता होना चाहिए कि जो ये 3 विधियां आप देख रहे हैं, शेफर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि एंड लाबोर्ड विधि, ये तीनों की तीनों कृत्रिम श्वसन की विधियां हैं। किसकी? कृत्रिम श्वसन की विधियां हैं। ठीक है ना, कृत्रिम श्वसन की ये 3 विधियां होती हैं, राइट। चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को अगर हमें कृत्रिम श्वसन दिलाना, तो वो सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? बोलेंगे मैम ये शेफर्ड विधि होता है। ठीक है, कौन सा मेथड होगा मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम शेफर्ड विधि होता है। इसमें क्या किया जाता है, वक्ष स्थल जो सीने का भाग होता है उसको पुश करके क्या किया जाता है, तेजी से ऐसे दबा दबा करके कहने का मतलब दबाव डाला जाता है, तो श्वसन की क्रिया पुनः प्रारंभ होती है। ठीक है मेरे बच्चे, यस। तो बोलेंगे मैम ये हमारी शेफर्ड विधि होती है। बाकी आप जान रहे हैं कि जो लाबोर्ड विधि होती है मेरे बच्चे, ये अमेरिकन विधि होती है। ठीक है ना, यहाँ पर पीठ के नीचे क्या किया जाता है, फाइनली कुछ भी पिलो जैसा रख दिया जाता है या मोटा कपड़ा रख दिया जाता है। फाइनली दांत के बीच में चम्मच लगाए जाते हैं, जीभ को तेजी से पकड़ के रखा जाता है, हाथों को पीछे बांध कर कैसे खींच करके रखते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको हवा प्रवेश कराते हैं। ठीक है बच्चे, सो बोलेंगे मैम यहाँ आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस, अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सबसे अधिक मजबूत रेशा है, बताइए नायलॉन है, रेयॉन है, फ्लेक्स है, या फिर एक्रिलिक है? बताएंगे सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा होगा? चलिए बताएंगे सारे बच्चे। सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा है भाई? तो सबसे अधिक मजबूत रेशा नायलॉन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये सेलुलोजिक रेशा है, ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं कमजोर होगा। फ्लेक्स भी सेलुलोजिक है। और बात करते हैं एक्रिलिक की, तो एक्रिलिक में कुछ ऊनी रेशे के जैसे गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, कुछ ऊनी रेशे के जैसे गुण पाए जाते हैं। सो बोलेंगे मैम यहाँ पर आंसर जाने वाला है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट मेरे बच्चों, 32 का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। अगला करेंगे 33 कह रहा है जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तो नुकसान होता है। चावल को बॉयल किया गया, उसका पानी निकाल दिया गया, ठीक है ना, बहुत सारे लोग इस मेथड से चावल बनाते हैं, तो नुकसान होता है। किसका नुकसान होता है मेरे बच्चे? क्या विटामिन ए का नुकसान होता है, या बी कॉम्प्लेक्स का नुकसान होगा, या विटामिन सी का नुकसान होगा, या फिर कैल्शियम का? तो बोलेंगे मैम कैल्शियम तो होता ही नहीं है, विटामिन सी होता ही नहीं है, एंड विटामिन ए होता ही नहीं है, बचा हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो जो होगा वही तो नुकसान होगा, यानी कि बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब सारे के सारे विटामिन, चाहे वो B1 हो, B2 हो, B3 हो, एनीवे कोई भी हो, ठीक है ना, B6 B9 सारे। तो बोलेंगे मैम बी कॉम्प्लेक्स इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 34 क्या रहा है, एक रजोनिवृत्त महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए, एक रजोनिवृत्ति महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए मात्रा होती है। कैल्शियम की आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होती है 1000 मिलीग्राम पर डे, 900 मिलीग्राम पर डे, 700 मिलीग्राम पर डे, या फिर 800 मिलीग्राम पर डे। किसकी बात कर रहा है मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम ये बात कर रहा है रजोनिवृत्ति महिलाओं की बात कर रहा है। रजोनिवृत्त उसने बेसिकली दिया हुआ है, बट अब इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। रजोनिवृत्ति का मतलब होता है इन द सेंस एक पीरियड्स की महिला को, तो हमें कॉमन सा यहाँ पर आंसर देना है जो सामान्य वुमेन्स हैं उनके लिए, ठीक है। यस, बताएं फटाफट बताएं, और आपको बताना किसके अकॉर्डिंग है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ, जो सोचो मैम किसके अकॉर्डिंग बताना है, 2020-23 के अकॉर्डिंग, या फिर आप रिवाइज आरडीए 2020-23 के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बताएं सारे बच्चे, फटाफट बताएं भाई, बहुत बढ़िया। यस
बहुत पीछे शो हो रही है भाई क्लास आप लोगों की। चलिए, किसकी मात्रा मेरे बच्चे बताना है आपको? आपको बताना है कैल्शियम की मात्रा बताना है, ठीक है ना। तो भाई अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, चलिए आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। बहुत बढ़िया आंसर करेंगे ये सारे बच्चे, आंसर करेंगे बहुत अच्छा। 1000, 1200 होगी, 1000 होगी, देवी जी 1000 होगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, यस तो बोलेंगे मैम आंसर क्या जाने वाला है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम फाइनली आरडीए 2020 के अनुसार हम बात कर रहे हैं, आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि वो आपका 1000 होगा, ठीक है ना। ये जो लोग 1200 बता रहे हैं ये लोग फाइनली प्लस कर दिए हैं 200 एंड ज्यादा, ठीक है ना, मोर देन। तो देखेंगे आप लोग तुरंत पुनः देख लेंगे, आरडीए चार्ट जो है उस पर देख लेंगे। अगला करेंगे गर्भावस्था के दौरान कौन सा हॉर्मोन्स जीआईटी आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है, ठीक है। बताएंगे, फटाफट बताना है आपको। जीआईटी के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है, आपको बताना है मेरे बच्चे, ठीक है। बताएंगे, फटाफट बताएंगे। ये 100% रहेंगे, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जीआईटी के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है, यस आंसर बताइए। क्या वो प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन है या फिर इंसुलिन है? फटाफट बताएंगे। किसके दौरान बात कर रहा है? ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी टाइम की बात कर रहा है, और वो भी बात कर रहा है मेरे बच्चे जीआईटी की बात कर रहा है, ठीक है। सो आंसर क्या जाने वाला है? बोलेंगे मैम प्रोजेस्टेरॉन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोजेस्टेरॉन, राइट। चलिए, कुछ बच्चे सी की तरफ देख पा रहे हो जा रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे ए की तरफ जा रहे हैं। तो भाई जितने लोग सी की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा सुधार करेंगे, बोलेंगे मैम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट मेरे बच्चों। अगला करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होते हैं, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड मोनोसेकेराइड। बताएंगे। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है, आपको बताना है क्या वो पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है या मोनोसेकेराइड्स हैं? बोलेंगे मैम इन सब में क्या होंगे? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये स्वतः ही अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। हेमीसेलुलोज का मेरे बच्चे पाचन ही नहीं होता, जब पाचन नहीं होगा तो अवशोषण कैसे होगा? बात करते हैं सेलुलोज का, तो इसका भी मेरे बच्चे पाचन नहीं होता, जब पाचन नहीं होगा तो अवशोषण नहीं होगा। बात करेंगे पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड जटिल कार्बोहाइड्रेट्स यौगिक होते हैं और इनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है मेरे बच्चे। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला करेंगे 37। पीईएम का प्रथम सूचक है, पेम का प्रथम सूचक है। ऑप्शन ए कह रहा है आयु अनुसार वजन कम होना, बी कह रहा है आयु अनुसार वजन अधिक होना, या फिर कम बीएमआर होना, या फिर मेरे बच्चे उपरोक्त सभी। आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे भाई। राइट आंसर क्या जाने वाला है? बहुत बढ़िया। चलिए, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन की बात कर रहा है फाइनली, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा है मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम पेम का मतलब ही होता है प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन का सबसे पहला सूचक क्या होता है कि बच्चे की आयु के अनुसार वजन क्या होगा? कम होगा। मतलब जिस एज में उसका वजन जितना होना चाहिए उस अकॉर्डिंग ना होकर के वजन उससे कम होगा। पेम ये प्रथम
सूचक होता है। उसके बाद अन्य चीजें आएंगी जैसे बालों का झड़ना, स्किन का लूज होना एंड ऑडिमा जैसी समस्याएं हो जाना, कुछ इस तरह की चीजें सब बाद में देखने को मिलेंगी। अगला करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरे बच्चे। क्वेश्चन 38 कह रहा है गतिशील संतुलन से तात्पर्य है, गतिशील संतुलन से तात्पर्य ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, या फिर कैल्शियम फास्फोरस अनुपात का, या फिर खनिज लवण संतुलन का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 फटाफट आंसर करेंगे मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया। तो गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य होता है? बहुत अच्छा बताएंगे सारे बच्चे। गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य होता है? डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस का मतलब है कि आपके भोजन में ऊर्जा और प्रोटीन का अनुपात एक अच्छे खासे लेवल पर होना चाहिए। कैसे लेवल पर होना चाहिए? एक अच्छे खासे लेवल पर होना चाहिए। मैंने आपको जब आरडीए कराया हुआ था तो वहां पर हमने आपसे चर्चा किया था कि फाइनली जो आपके लिगम्स होंगे, जो आपके सीरियल्स होंगे और जो प्रोटीन होंगे एंड उसके बाद जो आपका फैट होगा उसका रेशियो क्या होगा, याद आ रहा है ना? वही क्या है मेरे बच्चे? डायनेमिक बैलेंस है। आपको अपनी डाइट में वही रेशियो फॉलो करके रखना है, ठीक है ना? यस। सो बच्चे बोलेंगे मैम आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आर्जिनिन, ल्यूसीन, एलानिन एंड वैलिन। यस आंसर करेंगे एलानिन एंड वैलिन। फटाफट बताएंगे। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल यानी सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यस सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स मेरे बच्चे। तो जब हम सेमी एसेंशियल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देंगे, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देंगे, क्योंकि वैसे जब हम लोग पढ़ते हैं इनकी दो लिस्ट बनाते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल की बनाते हैं। उन्हीं इसेंशियल में से एंड नॉन इसेंशियल में से हम आपको निकाल करके बताते हैं तो किस सेमी एसेंशियल कौन सी है, उनमें से हम आपको आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन ये दोनों ही चीजें बताते हैं कि दोनों ही क्या है आपके इसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल दोनों में काउंट होते हैं। राइट मेरे बच्चे। सो आंसर यहाँ पर आर्जिनिन आपका मिल रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चे ए की तरफ जा रहे हो ना, ए इज द राइट आंसर। एलानिन यहाँ पर नहीं माना गया है। ऑप्शन ए आर्जिमोन आपका होगा। आर्जिमोन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। आर्जिमोन तो फाइनली तेल में पाया जाता है, ठीक है, विषाक्त पदार्थ है। बोलेंगे मैम आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। ये ध्यान रखिएगा, जो आवश्यक अमीनो अम्ल में आपको लिखाया जाता है सबसे पहला दूसरा नाम होता है मेरे बच्चे, वही आपका क्या होता है, वही आपका सेमी इसेंशियल में भी काउंट होता है। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आपका बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबतः पारस्परिक संबंध लूप को जिस निम्न में से किससे संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है ताना, दूसरा लकीर, तीसरा कह रहा है ब्रेल एंड चौथा कह रहा है कोर्सेस। बताएंगे सारे बच्चे, फटाफट बताएंगे आंसर। चलिए क्या कह रहा है? कह रहा है बिल्कुल बहुत बड़ी, मोस्टली बच्चे हमारे एक ही तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा। वार्प 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 ताना, बिल्कुल। बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबतः परस्पर संबंधित होंगे। लंबतः क्या होंगे? परस्पर संबंधित होंगे, इस तरह से, ठीक है ना? कैसे होंगे मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम ये लंबतः एक दूसरे से परस्पर संबंधित होंगे। तो ये जो फाइनली लाइंस आती है बन करके, इसे ही हम क्या कहते हैं? बोलेंगे मैम इसे ही हम कहते हैं ताना, ठीक है ना? क्या कहते हैं मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम ताना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? ताना इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए
उसने बोला हुआ क्या, बुने हुए कपड़ों में, ठीक है, बुने हुए कपड़ों की बात की है। अगर यही बात कर देता नीटिंग की तो वहां पर हो जाता वेल्स, क्या हो जाते, वेल्स हो जाते। ये जो वेल लिखा ना ये आंसर हो जाता। बुने हुए कपड़े, चूंकि हाथ की बात कर रहा है, हाथ से बुने हुए कपड़ों की बात कर रहा है, और अगर यहाँ पर ये नीटिंग किए हुए वस्त्रों की बात कर देता फाइनली, तो वहां पर हमारा आंसर तुरंत चेंज हो जाता। इसी लंबवत दिशा में आंसर आ जाता वेल्स। एंड आपका अगर किस तरफ से लूप अगर आपके इस तरह से बता देता कि भाई क्या है, वो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस में पड़े हुए हैं, तो हमारा आंसर चेंज हो जाता। क्या आंसर हो जाता, वहां पर कोर्स आंसर हो जाता। बाकी लकीर जैसा कोई टर्म ही हम लोग नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो बोलेंगे मैम आंसर क्या जाने वाला है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 41 कह रहा है, बंगाल की कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है, बताएंगे, फटाफट बताएंगे, चलिए फटाफट बताएंगे भाई राइट आंसर क्या जाने वाला है। बिल्कुल देखेंगे, बंगाल के कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है। ऑप्शन ए कह रहा है रनिंग कढ़ाई, एंड बी कह रहा है हेरिंग बोन, एंड सी कह रहा है शेडो कढ़ाई, एंड डी कह रहा है फ्रेंच नॉट। आंसर करेंगे मेरे बच्चे, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या जाने वाला है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यस। चलिए, बंगाल की कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई कौन सी है, तो बंगाल की कांथा कढ़ाई कौन सा मेरे बच्चे वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं फाइनली, टांका, क्या रनिंग टांका होगा, हेरिंग बॉन या शैडो वर्क या फिर फ्रेंच नॉट, तो वहां पर हम फाइनली रनिंग टांका का प्रयोग करते हैं। जो भी हमें वहां पर नमूने बनाने होते हैं वो ओवरऑल हम किससे बनाते हैं, मेरे बच्चे बोलेंगे मैम हम रनिंग टांके से बनाते हैं, ठीक है। रनिंग टांके कैसे होते हैं, मान लीजिए ये कपड़ा है, तो फाइनली वहां पर छोटे छोटे बस आपके ऐसे डॉट डॉट से दिखते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं, रनिंग टांके। इन्हीं से डिजाइन बना लेते हैं, जो भी डिजाइन बनानी होती हैं तो इस तरह से डिजाइन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कमल का फूल बनाना है, तो ऐसे ऐसे करके इस तरह से डॉट डॉट करके आएंगे और फाइनली बनाते हैं, राइट। सो बोलेंगे मैम ये हमारे कौन से होते हैं, रनिंग टांके कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस मेरे बच्चों, अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं, लंबे तंतु को क्या कहते हैं, लंबे तंतु को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, बताएंगे। ऑप्शन ए कह रहा है स्टेपल फाइबर, दूसरा कह रहा है इलोंगेशन फाइबर, सी कह रहा है फिलामेंट फाइबर, एंड डी कह रहा है ब्लेंडेड फाइबर। आंसर करेंगे भाई, आंसर करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट बताएंगे, चलिए फटाफट बताएंगे आंसर क्या जाने वाला है आंसर। तो भाई लंबे तंतु, हम दो ही प्रकार की लंबाई के आधार पर जब तंतुओं को पढ़ते हैं, ठीक है ना, किसके आधार पर, लंबाई के आधार पर हम जब तंतुओं को पढ़ते हैं तो हम दो ही प्रकार के तंतुओं को पढ़ते हैं, ठीक है। लंबाई के आधार पर हम दो ही प्रकार के तंतु पढ़ते हैं, कौन कौन से, तो सबसे पहले हम स्टेपल एंड दूसरे कौन से होते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब होता है लंबे तंतु, फिलामेंट का मतलब क्या होता है, लंबे तंतु, अर्थात ऐसे तंतु जिनकी लंबाई मीटर्स में, जिनको हम किस में मेजर करते हैं, तो बोलेंगे मैम इनका जो मेजरमेंट होता है वो हम मीटर में करते हैं, किसमें, मीटर में। एंड ये जो स्टेपल तंतु का मतलब होता है छोटे छोटे तंतु, ऐसे तंतु जिनकी लंबाई कम होगी वो हमारे छोटे तंतु कहलाते हैं, और जो इनका मेजरमेंट होता है मेरे बच्चे वो किस में करते हैं, बोलेंगे मैम इंच में करते हैं, किस में करते हैं, इंच में। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि फिलामेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, एंड स्टेपल को किस में मेजर करते हैं मेरे बच्चे, इंच में मेजर करते हैं। क्लियर, सॉरी। तो लंबाई के आधार पर तंतु का वर्गीकरण कितने प्रकार से बताया गया है, दो प्रकार से बताया गया है, एक आपका स्टेपल एंड दूसरा आपका फिलामेंट। पूछा जाता है स्टेपल रेशे कौन कौन से होते हैं, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्टेपल रेशे कौन से होते हैं, तो सारे प्राकृतिक जगत में, ठीक है ना, सभी प्राकृतिक जगत के रेशे, सभी प्राकृतिक जगत के रेशे कौन से होते हैं, तो बोलेंगे मैम सभी प्राकृतिक जगत के रेशे
स्टेपल होते हैं सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, रेशम को छोड़ करके, सिर्फ रेशम को छोड़कर, सिर्फ रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक जगत के रेशे किस में आते हैं, बोलेंगे मैम स्टेपल में आते हैं। शेष जितने भी कृत्रिम फाइबर होते हैं, ठीक है, शेष जितने भी कृत्रिम फाइबर होते हैं वो सारे के सारे हमारे फिलामेंट में आते हैं। हम इच्छित लंबाई का उन्हें बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर घुमा के पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक जगत का तंतु फिलामेंट में आता है, या किस तंतु को, प्राकृतिक जगत के किस तंतु को छोड़ करके शेष सभी आपके स्टेपल रेशे होते हैं। तो किस रेशे को छोड़ करके, तो बोलेंगे मैम रेशम के रेशे। आंसर क्या होगा, रेशम के रेशे को छोड़ करके, राइट। तो ये सारी चीजों को देखना है मेरे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो रेशम का पूछा जाता है, क्योंकि कृत्रिम में तो हम लोग जानते ही है ना कि भाई अगर हम घोल बना करके स्पिंडल के छिद्रों से निकाल कर जो भी पदार्थ है उनका कंपोजिशन करके अगर हम मिला करके स्पिंडल के छिद्रों से निकालने हैं, तो ऑब्वियसली जब हम ही बना रहे हैं तो हम चाहे जितनी लंबाई का बना लें, और जब हम ही बना रहे हैं तो चाहे जितने हम मोटे बना लें चाहे जितने हम पतले बना लें, तो वो अपने पर डिपेंड हुआ ना। सो बोलेंगे मैम जितने भी कृत्रिम जगत के होंगे वो सारे के सारे फिलामेंट होंगे, उनका मेजरमेंट मीटर में होगा। बाकी जितने प्राकृतिक जगत में होंगे सिर्फ और सिर्फ रेशम को छोड़कर वो सारे के सारे स्टेपल तंतु में काउंट होंगे, राइट मेरे बच्चों। यही से इतना ही से पूछा जाता है, बाकी और कुछ नहीं। इलोंगेशन फाइबर वो होते हैं जो फाइनली बढ़ते हैं, ठीक है ना, बढ़ने वाले तंतु होते हैं इलोंगेशन। एंड फिलामेंट जान ही रहे हैं आप, छोटे आपके लंबे तंतु हो गए। ब्लेंडेड फाइबर वो फाइबर होते हैं जब हम दो या दो से अधिक तंतुओं को एक साथ मिला करके बुन करके तैयार कर देते हैं, उन्हें हम ब्लेंडेड फाइबर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉट्स वूल हो गया, यानी थोड़ा सा कॉटन है थोड़ा सा आपका वूल है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, नायलॉन के साथ वूल मिला दिया या कॉटन के साथ नायलॉन मिला दिया, राइट। तो इस तरह से हमने रेशम के साथ फाइनली किसको मिला दिया, हमने रेशम के साथ रेयॉन को मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, ऐसे फाइबर जिनको हम दो या तीन रेशों को आपस में मिला देते हैं और फाइनली ये जो मिलावट की जाती है ऐसे नहीं है कि कुछ भी मिला दिया, बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा तो बिल्कुल प्योर फॉर श्योर होगा। एंड जो चीजें जो छोटे छोटे फाइबर बच जाते हैं कभी उनकी फिनिशिंग देने में, या फिर हम यूं कहेंगे कि हमने स्पिंडल से निकाला और साइड के मोटे रह गए तंतु, तो उन पर हम क्या करते हैं, मिला करके हम फैब्रिक बना देते हैं, तो वो भी एक अच्छा खासा मटेरियल हमारा बन जाता है, राइट मेरे बच्चे। सो बोलेंगे मैम आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, तो लंबे तंतु को हम क्या कहते हैं, लंबे तंतु को हम फिलामेंट फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, बोलेंगे मैम हम इन्हें फिलामेंट फाइबर कहते हैं, राइट। चलिए अगला करेंगे। नेक्स्ट 43 कह रहा है सिल्क विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताएं भाई सिल्क विज्ञान को क्या कहा जाता है, क्या एग्रीकल्चर कहा जाएगा या सेरिकल्चर या पीसी कल्चर या फिर कॉलोनी कल्चर। आंसर करेंगे, बोलेंगे मैम क्या कहा जाता है, सिल्क विज्ञान को क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सेरिकल्चर इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे अगला करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, स्त्री की गर्भावस्था की अवधि संभावित होती है, स्त्री की गर्भावस्था की अवधि संभावित होती है। बोलेंगे ऑप्शन ए कह रहा है 260 दिन, बी कह रहा है 270 दिन, सी कह रहा है 290 दिन एंड डी कह रहा है 280 दिन। तो भाई आपको बताना है स्त्री की गर्भावस्था की अवधि संभावित होती है, तो यहाँ पर दोनों चीजें पूछता है, डेज में भी पूछता है एंड वीक में भी पूछता है। तो वीक में आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे मैम लगभग 40 सप्ताह। कितना मेरे बच्चे, लगभग 40 सप्ताह। तो ये भी आपसे पूछा जाता है एंड आपसे डेज में भी पूछा जाता है एंड मंथ में भी पूछा जाता है। तो मंथ में आई थिंक सबको पता है 9 मंथ, राइट। सो आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे बच्चे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 145 कह रहा है 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है, 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है। ऑप्शन ए कह रहा है 2 गुना, तीसरा कह रहा है 3 गुना, सी कह रहा है आधा एंड डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 4 माह इन द सेंस हम लोग क्या समझते हैं मेरे बच्चे, बोलेंगे मैम इन द सेंस हम 6 मंथ के नियर अबाउट होते हैं। सो बोलेंगे मैम यहाँ पर 4 मंथ की अवस्था में आमतौर पर जो शिशु का वजन होता है वो 2 गुना देखने को मिल जाता है।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब दोगुना का मतलब वहां थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अगला करेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई, अंडाणु परिपक्व होता है। फाइनली अंडाणु परिपक्व होता है 20 दिनों में, 25 दिनों में, 28 दिनों में या 30 दिनों में। ठीक है, अंडाणु के परिपक्व होने पर ही प्रोसेस होती है कौन सी मेरे बच्चे, ओवल्यूशन की होती है। ठीक है ना, किसकी होती है, ओवल्यूशन की होती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये जो एवोल्यूशन 28 दिनों में होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितने दिनों में, 28 दिनों में। सो बोलेंगे मैम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है 2 अक्टूबर 1952 को, या फिर 5 सितंबर 1954, या फिर मेरे बच्चे 2 नवंबर 1956, एंड डी कह रहा है 10 अक्टूबर 1958। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, बताएंगे, फटाफट बताएंगे। तो बोलेंगे मैम जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ वो 2 अक्टूबर 1952 से लागू हुआ या प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये पर्टिकुलर समाज के विकास की बात जब हो रही थी, तो फाइनली जो भी हमारे राजनेता थे उनमें से जो सबसे अग्रणी थे वो महात्मा गांधी, उनका ऐसा विचार था कि जब तक हम निम्न तबके से या गांव से लोगों को नहीं शुरू करें, लोगों तक सुविधाओं को या लोगों तक जानकारियों को, जागरूकता को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक समुदाय का विकास होना नामुमकिन है। तो सबसे पहले जो अग्रणी भूमिका रखनी है वो किसके लिए रखनी है, वो सिर्फ और सिर्फ गांव के लिए। तब उस टाइम यानी 1952 के आसपास और भी ज्यादा जो पॉपुलेशन रहती थी वो कहां पर, ग्रामीणों में निवास करती थी। शहरीकरण बहुत कम था। वर्तमान समय में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन उस टाइम बहुत कम था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गाँव में रहती थी, इसलिए गाँव के ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे वो गाँव से ही प्रारंभ किए थे, और महात्मा गांधी के ही जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है मेरे बच्चों, सो आंसर क्या जाएगा, 2 अक्टूबर 1952। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या है, ओके यस, अगला करेंगे 48 कह रहा है, एसेप्सिस से तात्पर्य है, एसेप्सिस से तात्पर्य है सूक्ष्म जीवाणुओं को हटाना या सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर कर रखना या सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना या फिर सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न करना। बताएं एसेप्सिस क्या होते हैं, बताएं फटाफट बताएंगे एसेप्सिस क्या होते हैं। जब हमने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है फाइनली फूड प्रिजर्वेशन का, वहां पर हमने आपसे चर्चा की है एसेप्सिस। यस आंसर करेंगे मेरे बच्चे, एसेप्सिस से क्या तात्पर्य होता है। बहुत अच्छा, सो बोलेंगे मैम एसेप्सिस से तात्पर्य होता है सूक्ष्म जीवाणुओं को हटाना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एसेप्सिस का तात्पर्य मेरे बच्चे क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को हटाना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, बाल विहार जिसे हम किंडर गार्डन के नाम से भी जानते हैं, बाल विहार जिसे हम किंडर गार्डन के नाम से भी जानते हैं, बाल विहार रुकेंगे, ब्लर हो रही है स्क्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विहार जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, जिसे हम किंडर गार्डन कहते हैं। ठीक है ना, तो बोलेंगे मैम बाल विहार किंडर गार्डन प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बस सिर्फ आपको ये बताना है किंडर गार्डन के जनक कौन है, इतना बताना है आपको। मारिया मॉन्टेसरी, फ्रेडरिक फ्रॉबेल, या फिर रेशेल एवं मार्गरेट मैमलिन, या फिर कह रहा है ताराबाई मोदक। ये आंसर बताना है मेरे बच्चों, फटाफट बताएंगे सारे बच्चे। राइट आंसर क्या जाएगा, बहुत बढ़िया। मोस्टली बच्चे मैम क्लियर नहीं है, क्लियर है मैम, चलिए ठीक है ओके। चलिए आंसर करेंगे यस, तो बोलेंगे मैम ये जो पर्टिकुलर किंडर गार्डन की बात की गई यानी पूर्व स्कूली कार्यक्रम, तो ये जनरेट किसने किया था, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। ये जो यहाँ पर शब्द को ध्यान दीजिएगा,
पूर्व स्कूली कार्यक्रम, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, जिनकी उम्र नहीं है स्कूल में जाने की, तो उन बच्चों को भी सिखाया जा सकता है, उन बच्चों को भी सिखाना है। ये बात बोली थी फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। इन्होंने बोला उन बच्चों को हमें कॉपी किताबों में नहीं, उन बच्चों को हमें वर्क दे करके नहीं, वर्कलोड बिल्कुल नहीं देना। बच्चा सिंपल सा आएगा स्कूल में जहां पर सिर्फ और सिर्फ टॉयज होंगे और बच्चे होंगे, उनके बीच में बैठना, उनके बीच से उन आपस में बात करना, टॉयज को देखना, टॉयज से खेलना, यानी खेल खेल में सारी चीजों को सीखेगा बच्चा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे खिलौने से या आपस में भी बहुत चीजें सीखते हैं, उसके बाद वो अपना स्कूल जाएगा तो ऑटोमेटिक उसको बैठना, उठना, बात करना, ये सब चीजों की समझ धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप होगी। राइट मेरे बच्चे, तो बोलेंगे ये फ्रेडरिक फ्रोबेल ने कॉन्सेप्ट दिया था। आप देखिए जो आंगनबाड़ी वगैरह है ना, अब इस टाइम तो मुझे नहीं पता, मैंने बहुत दिन से नहीं देखा, कहने का मतलब मैंने बहुत दिन से ऑब्जर्वेशन नहीं किया, मौका नहीं मिला कभी। अदरवाइज आप देखिए पहले आंगनवाड़ी स्कूलों में बहुत अच्छे अच्छे टॉयज हुआ करते थे, और बच्चा स्कूल में ना जाकर के जो पूर्व स्कूली बच्चे होते थे वो सबसे पहले कहाँ पर जाते थे, आंगनबाड़ी में जाते थे। वहां उनको खाना भी मिलता था, उन्हें टॉयज भी मिलते थे, टीचर्स उनको प्यार भी करते थे। अगर जरूरत पड़ती थी तो वहीं पर छोटा सा बिस्तर वगैरह होता था जहां पर बच्चे को सुला भी, अगर उसको नींद आ गई तो वो फाइनली सो जाता था। ऐसा नहीं है कि टीचर आ रही, बेल बज रही, बच्चे को टेंशन हो रही, यार ये मैम आ रही, मेरा वर्क नहीं हुआ है, कहीं पिटाई ना करे, है ना। ये सिर्फ इसलिए था ताकि बच्चे को स्कूल से डर ना लगे, बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि बच्चे में डर जैसी चीज ना हो, एजुकेशन को लेके उसको ये लगे कि नहीं ऐसा भी हमको वहां भी माहौल मिलेगा। राइट मेरे बच्चे, सो बोलेंगे मैम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में लिखे। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में लिखना है, आपको बताना है। यस, यानी सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी, ये करना है आपको, बताएंगे। पहले कह रहे गर्भ प्रतिस्थापन, जिसे हम वॉम्ब रिप्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। यस बिल्कुल, इसी को अगर हम दूसरा टर्म बोले तो इसी को मेरे बच्चे बोला जाता है क्या, इम्प्लांटेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, यस इम्प्लांटेशन। एंड उसके बाद क्या है, ओव्यूलेशन है। एंड उसके बाद क्या है मेरे बच्चे, सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसे हम यौन निर्धारण कहते हैं। एंड चौथा क्या है, फर्टिलाइजेशन, जिसे हम निषेचन कहते हैं। फटाफट बताएंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चे क्या होता है, बोलेंगे अभी मैंने जस्ट आपको बताया 28 डेज बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडपात होता है, अंड का क्षरण होता है। राइट, तो बोलेंगे मैम सबसे पहले पॉइंट पर हमारा अंडपात होगा। एंड फिर क्या होता है, निषेचन, यानी जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगर निषेचन हो रहा है तो फाइनली जो ओव्यूलेशन हुआ है तो उस पर सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है तो जो एग ओव्यूलेट हुआ है, यानी जो एग ओवरी से ओव्यूलेट हुआ यानी निकला हुआ है, वो फाइनली क्या होगा, 28 डेज बाद वो ऑटोमेटिक उसका क्षरण हो जाता है और वो एज ए ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सो बोलेंगे मैम सबसे पहले क्या होगा, अंडपात होगा, देन उसके बाद क्या होगा, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। एंड उसके बाद फिर क्या होते हैं, यौन निर्धारण, जिसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, मतलब ये निर्धारित होना कि बच्चे में कौन सा सेक्स है, बॉयज है या फिर गर्ल्स है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, बोलेंगे मैम लास्ट में क्या होता है, गर्भ प्रतिस्थापन यानी कि इम्प्लांटेशन। तो ये जो इम्प्लांटेशन होता है मेरे बच्चे, ये लगभग 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स बाद होता है, यानी जाइगोटिक स्टेज के बाद ही होता है हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होते हैं, सॉरी ये आपका जो, हाँ इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है वो क्या, फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय की दीवार में आकर के चिपक जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग का गर्भाशय की दीवार में आकर के चिपक जाना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक आंतरिक लेयर और एक बाह्य लेयर। बाह्य लेयर से
प्लेसेंटा बनने लगता है एंड आंतरिक लेयर से भ्रूण का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, धीरे 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 जैसे ही टाइम बीतता जाता है 2 लेयर्स ऑटोमेटिक 3 लेयर्स में डिवीजन हो जाती है, यानी बट जाती हैं और फाइनली वहां पर सारे के सारे अंगों का प्रत्यारोपण होना स्टार्ट हो जाता है। राइट बच्चे, सो बोलेंगे मैम आंसर क्या जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या हो रहा था, अंडपाद, देन उसके बाद निषेचन यानी 2 एंड 4th। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस मेरे बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस, अगला करेंगे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है जन्म के समय नवजात शिशु रोने से, जन्म के समय नवजात शिशु रोने से क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है श्वसन क्रिया आरंभ होती है, या फिर रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, या फिर निदर्शित होता है कि वह भूखा है, या फिर निदर्शित होता है कि वह दर्द में है। तो मेरे बच्चों हमने आपको पढ़ा है कि जन्म के समय भूख के आकुंचन नहीं होते हैं। क्या मैंने बताया है, मैंने आपको बताया है कि जन्म के समय भूख के आकुंचन नहीं होते, मतलब बच्चे को नहीं महसूस होता है कि भूख उसे लगी है या कुछ ऐसा भूख जैसे लगने वाली भी कुछ होता है क्या। तो भूख के आकुंचन नहीं होते हैं। सो बोलेंगे मैम ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, वहां पर ये भी चीजें नहीं हुई। दर्द भी वो बिल्कुल नहीं, ये निर्देशित होता है कि दर्द में, ऐसा कुछ नहीं। बोलेंगे मैम श्वसन क्रिया आरंभ होती है। क्या होती है, श्वसन क्रिया मेरे बच्चे आरंभ होती है। सो आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बच्चे की श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है क्या, रोने से। ये नहीं होता है कि मामा जी बहुत धनी होंगे, बच्चा बहुत तेज रोया है तो हमारे समाज में मान्यता है बच्चा बहुत तेज रोया है तो मामा के लिए अच्छा होता है, मामा बहुत धनी हो जाते हैं, या धनी नहीं होते तो होने वाले हो रहे होते हैं, नहीं रोया तो पूरा मामा गरीब हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बच्चे की श्वसन क्रिया यहाँ से क्या हो जाती है मेरे बच्चे, आरंभ हो जाती है। इसके पहले वो श्वसन क्रिया कहाँ से, जो श्वसन क्रिया जैसी प्रोसेस है वो कहाँ से होता है, तो बोलेंगे वो माँ की ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है ना, यस, आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे 52। थॉर्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है, बताएंगे। थॉर्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है, माध्यमिक का मतलब बीच का नियम, क्या, बीच का नियम। आंसर करेंगे, क्या वो तत्परता का नियम होगा, या बहु प्रतिक्रिया का नियम होगा, या अभ्यास का नियम होगा, या फिर प्रभाव का नियम होगा। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे मैम माध्यमिक नियम की इसने बात की है। ठीक है ना, माध्यमिक नियम की बात की तो बोलेंगे मैम बहु प्रतिक्रिया का नियम होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहला मेरे बच्चे क्या होगा, बोलेंगे मैम पहला तत्परता का नियम होता है, एंड तीसरा क्या होता है, प्रभाव का नियम होता है। ठीक है ना, सो बोलेंगे मैम यहाँ पर आंसर जाने वाला तत्परता का नाम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं अभ्यास का नियम। राइट, उसके बाद प्रभाव क्या पड़ा, यानी पहले व्यक्ति को अगर सीखना है तो उसे तत्पर रहना जरूरी है, एक्टिव रहना जरूरी है कि नहीं मुझे ये सीखना है, कब होगा, कैसा सेशन होगा, तो तत्पर रहना जरूरी है। देन उसके बाद बहु प्रतिक्रिया, उसको कई सारी प्रतिक्रियाएं करनी होंगी। ठीक है, साथ ही साथ अभ्यास, इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं अभ्यास करना होगा। ठीक, एंड फिर बाद में हम क्या देखते हैं कि जब वो प्रतिक्रिया करेगा, अभ्यास करेगा, यानी तो फाइनली क्या देखने को मिलेगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव किस तरह से पड़ा है, सो बोलेंगे मैम आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे 53 कह रहा है तीव्र बुद्धि का मानक आईक्यू होता है, तीव्र बुद्धि का मानक आईक्यू होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 140 से अधिक, 120 से अधिक, या फिर 100 से अधिक, या 170 से अधिक। तीव्र बुद्धि मानक का आईक्यू मेरे बच्चे 140 से अधिक होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे 54 कह रहा है यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में मिलाना है। क्या माशाल्लाह क्वेश्चन टाइप है भाई। चलिए मेरे बच्चे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अजीबोगरीब टाइप है, हम लोग अपने मन से करते हैं। वाइगोत्स्की बता रहे हैं, ठीक है ना, एंड वाइगोत्स्की उसके सामने आई थिंक इसी में पूरा हो गया है। तो वाइगोत्स्की का ये जो मनोसामाजिक पॉइंट नंबर फर्स्ट में मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन का क्या है, एरिक्सन का इसके सामने जो पॉइंट लिखा हुआ है मेरे बच्चे वो सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, एरिक्सन का ये क्या है, ये सांस्कृतिक यहां से हट करके कहां जाएगा, इंग्लिश वर्जन में लिखो, इधर देख लो। ठीक है, ये देखिए
इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए, साइको सोशल, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, सामाजिक, ठीक है, ये हम कहेंगे मेरे बच्चे, हिंदी में लिख दे रही हूँ जिससे आपको समस्या ना हो, सामाजिक सिद्धांत, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, राइट, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एंड उसके बाद हमारा साइको एनालिटिक, जिसे हम मनोविश्लेषणात्मक कहते हैं, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। एंड आपका जो चौथा है कॉग्निटिव, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब आपको बताना है, ठीक है, हिंदी में भी हो गया एंड इंग्लिश में भी हो गया, बताइए फटाफट। चलिए, तो ये क्या है, ये वाइगोत्स्की, एरिक्सन, पाइगेट एंड आपके फ्रायड महोदय। ऑप्शंस भी यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मेरे बच्चे, ए का संबंध किससे है भाई, तो बोलेंगे मैम सिंपल सी बात है, वाइगोत्स्की है। वाइगोत्स्की ने क्या दिया हुआ है, बोलेंगे मैम सोशियो कल्चर यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एरिक्सन महोदय ने क्या दिया हुआ है, बोलेंगे मैम जो एरिक्सन महोदय ने दिया हुआ है भाई, वो हमारा पॉइंट आता है एरिक्सन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो एरिक्सन का संबंध तीसरे से हो जाएगा। एंड उसके बाद पियाजे महोदय की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम पियाजे महोदय की बात करते हैं तो इन्होंने दिया हुआ है कौन सा चलिए, अगर हम पियाजे की बात करते हैं भाई, ये ऑप्शन, हाँ भाई थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है ना। तो पियाजे की बात करेंगे तो इन्होंने सामाजिक सिद्धांत। एंड फ्रायड की बात करेंगे तो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, ठीक है ना। फ्रायड ने किसकी बात की है मेरे बच्चे, बोलेंगे मैम, एक सेकेंड उल्टा हो गया क्या, पियाजे ने दिया हुआ है कॉग्निटिव एंड फ्रायड ने दिया हुआ है साइको सोशल, ठीक है, साइको सोशल। तो इसको देख लेंगे भाई, फटाफट देख लेंगे। यस, इसको थोड़ा सा सही करेंगे एंड आपका यहां से आ जाएगा। यस, पियाजे ने दिया है कॉग्निटिव एंड फ्रायड ने दिया है ये। चलिए, ओके बच्चे, यस। चले, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ हमारा जाता है 2 फर्स्टली 2 3 एंड 4 1, ठीक है, 2 3 4 1। यस, तो इस तरह से आप कर लेंगे। ऑप्शन भी यहाँ पर मिस्टेक है, देख रहे हैं आप, इस तरह से लगा हुआ है। तो फाइनली इसको देख करके आप इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपसे वन लाइनर भी पूछा जाता है एंड मैचिंग में भी पूछा जाता है। ओके बच्चे, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, एन्यूरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है। एन्यूरेसिस व्यवहार में कौन से समस्या होती है, ठीक है ना। मैम टाइपिंग मास्टर चेंज करते, बिल्कुल मुझे भी, मैं भी सोच रही हूँ कि बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, यहाँ से बच्चे हमारे परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल। यस, एन्यूरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है, नींद में चलना, चोरी करना, अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना। तो एन्यूरेसिस व्यवहार में समस्या होती है बिस्तर गीला करना। बच्चा मतलब बाल्यावस्था में भी रह करके, लगभग बाल्यावस्था की उम्र तक भी बच्चा बिस्तर गीला करता है, मतलब उसे ये नहीं महसूस हो पाता कि मुझे टॉयलेट आ रही है या टॉयलेट हमारी निकल रही, ठीक है। तो ये क्या होता है, एन्यूरेसिस व्यवहार होता है बच्चा, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि ये बड़े तक में बच्चे को देखने को मिलती है, ठीक है। और ये सिर्फ बाल्यावस्था में नहीं, और आगे तक भी देखने को मिल जाती है मेरे बच्चे। आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए भाई, तो सेशन में अगर आप पहली बार आए तो सेशन को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके बच्चे, सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यस मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस, थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, एन्यूरेसिस, ठीक है। एन्यूरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है, तो मेरे बच्चे बिस्तर गीला करना। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर थी ना मेरे बच्चों, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर थी। एक बार मुझे रिप्लाई दो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, बताएं मेरे बच्चे सारे। बिल्कुल भाई, 19 को है बिहार स्टेट, बिल्कुल। चलिए, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो भी बच्चे प्रेजेंट है सबको अगेन अ वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद मी। चलिए,
तो भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी संबंधित है, बताना है आपको। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी संबंधित है, आपको बताना है मेरे बच्चे। ऑप्शन ए कह रहा है स्किनर से संबंधित है, बी कह रहा है अल्बर्ट बंडूरा से, सी कह रहा है एरिक्सन से एंड डी कह रहा है पियाजे से। आंसर करेंगे भाई सोशल लर्निंग थ्योरी किससे संबंधित है, बताएंगे फटाफट बताएंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किससे संबंधित है मेरे बच्चों? आंसर करें। किसी का कमेंट्स क्यों नहीं सीन हो रहा भाई? बहुत बढ़िया, बी। यस अब सबका आया हुआ है कमेंट्स की बोलने मैम अल्बर्ट बंडूरा। बिल्कुल भाई, जितने बच्चे हमारे बी की तरफ जा रहे हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। एरिक्सन महोदय ने पर्टिकुलर जो अपना सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इस पर इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई। पियाजे ने साइको सोशल थ्योरी की बात की एंड वहीं पर हम बात करते हैं स्किनर की, तो इन्होंने अधिगम से संबंधित अपनी बात की। सो बच्चे आंसर क्या जाने वाला है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला करेंगे वर्णांधता है। वर्णांधता क्या है? क्या हीनता जन्य रोग है, या फिर चयापचयिक रोग है, या फिर आनुवांशिक रोग है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएंगे सारे बच्चे। वर्णांधता है तो वर्णांधता कैसा रोग है? बोलेंगे मैम वर्णांधता आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस मेरे बच्चों, क्या जाने वाला है? बोलेंगे मैम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। यस आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव किया जाए। हाँ भाई बिल्कुल, आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट करेंगे भाई अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है पूर्व स्कूली बालकों के लिए प्रवेश परीक्षाओं, पाठ्य पुस्तकों एवं गृह कार्य को प्रतिबंधित करने की संस्तुति दी थी। आपको बताना है किसने संस्तुति की थी। ऑप्शन ए कोठारी कमीशन ने, बी कह रहा है यशपाल समिति ने, एंड सी कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने, एंड डी कह रहा है एबॉट एवं वुड समिति ने। आंसर करेंगे भाई। तो जब हम बात करते हैं किसकी, पूर्व स्कूली बालकों के लिए प्रवेश परीक्षाओं, पाठ्य पुस्तकों, गृह कार्य को प्रतिबंधित करने की जो संस्तुति की थी वो यशपाल समिति ने की थी। किस समिति ने की, किसी समिति के द्वारा मेरे बच्चे किया गया था? तो बोलेंगे मैम यशपाल समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्या है भाई? बहुत बढ़िया, चलिए यस तो क्या जाने वाला है? 58 का मेरे बच्चे आंसर क्या जाने वाला है? बोलेंगे मैम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यशपाल समिति। अगला करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है मस्तिष्क अपने वयस्क का 90% तक पहुंचता है। मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु होती है। तो जब बालक की आयु होती है आपको बताना है कितने वर्ष तक की। ऑप्शन ए कह रहा है 4 वर्ष, बी कह रहा है 5 वर्ष, सी कह रहा है 6 वर्ष एंड डी कह रहा है आपका 7 वर्ष। तो भाई मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है कितने वर्ष तक? बोलेंगे मैम 5 वर्ष तक का बच्चा। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा जो 5 वर्ष तक का है, ठीक है, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 90% तक वयस्क भार का पहुंच जाता है, राइट। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं दूसरी कहावत में कि बच्चे का जो माइंड है जो डेवलप होना होता है वो 90% तक डेवलप हो चुका होता है, बस उसमें परिपक्वता आती रहती है या फिर स्किल्स में उसमें चेंजेस होते हैं या परिपक्वता आती है। स्किल्स का डेवलप होना मतलब परिपक्वता होना। ठीक है, सो बोलेंगे मैम करेक्ट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर बी। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है वंशानुक्रम का अणु है, बताएं वंशानुक्रम का मेरे बच्चे अणु है। बताइए, आपको बताना है भाई वंशानुक्रम का अणु क्या है। यस बहुत अच्छा, बिल्कुल। ऑप्शन ए कह रहा है डीएनए या फिर आरएनए या फिर एटीपी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सारे बच्चे वंशानुक्रम का अणु है। बहुत अच्छा, शाबाश। आंसर करें मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 का आपको आंसर करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 60
चलिए, क्या बात है, मोस्टली बच्चे मैं देख पा रही हूँ ए की तरफ जा रहे हैं, दैट इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। यस, डी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डीएनए। यस, वंशानुक्रम का अणु क्या है, बोलेंगे मैम ऑप्शन ए, डीएनए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौशल है, बताएंगे फटाफट। 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौन सा कौशल होगा? स्थूल क्रियात्मक कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, तकनीकी कौशल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे, बोलेंगे मैम स्थूल क्रियात्मक कौशल में बड़ी मांसपेशियां आती हैं, ठीक है, बड़ी मांसपेशियों की क्रियाशीलता दिखाई जाती है, जबकि यहाँ पर कैंची से काटने का काम हो रहा है, मतलब हाथ से काटेगा, सो बोलेंगे मैम यहाँ पर सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल विकास होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या जाने वाला है मेरे बच्चे, बोलेंगे मैम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलें अगला करेंगे, चलें अगला करेंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है भाई, ओफो, अगला क्वेश्चन है 62, क्रियात्मक अनुकूलन जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं की संकल्पना दी थी। आंसर करेंगे, क्रियात्मक अनुकूलन की संकल्पना दी थी। ऑप्शन ए कह रहा है स्किनर ने, या फिर पावलोव महोदय ने दिया है, या फिर मैस्लो ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्रियात्मक किसकी बात हो रही मेरे बच्चे, बोलेंगे मैम क्रियात्मक अनुकूलन की बात हो रही, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात हो रही, किसने दिया है, बोलेंगे मैम ऑपरेशन कंडीशनिंग दिया है स्किनर महोदय ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या है, चलिए भाई अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 63, शक्ति एम्पावरमेंट से आप से आप किसे नियंत्रित करते हैं? शक्ति यानी एम्पावरमेंट से आप किसे नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है संपत्ति को, या फिर ज्ञान को, या फिर प्रवृत्ति को, या फिर उपरोक्त सभी को। बताएंगे शक्ति यानी एम्पावरमेंट से आसे, तो भाई हम एम्पावरमेंट से संपत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, ज्ञान को, प्रवृत्ति को, बोलेंगे मैम उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। शक्ति यानी एम्पावरमेंट से हम किसे नियंत्रित कर सकते हैं, बोलेंगे मैम हम सब की सब चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64, प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम लिखिए। प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम बताना है आपको। यहाँ पर दिया हुआ ध्यानाकर्षण, आकांक्षा, क्रिया, संतुष्टि, विश्वास एंड अभिरुचि, 6 पॉइंट दिए हैं आपके, बाकी शेष यहाँ पर नहीं दी गए, इनको हमें बिल्कुल सीक्वेंस से लगाना होता है। चलिए तो यहाँ हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले व्यक्ति का ध्यान आकर्षण करना होता है, यानी कि अटेंशन, ठीक है। एडकॉस पढ़ते हैं ना हम लोग, AIDCASE, ये 8 चरण होते हैं प्रसार शिक्षा में, और यही सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। अटेंशन, इंस्पायरेशन, एक्शन, ठीक है, उसके बाद सेटिस्फैक्शन, बिलीफ, इंटरेस्ट। तो ये फाइनली सही नहीं लिखा, इसका कंप्लीट इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है, ठीक है मेरे बच्चे। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ इंग्लिश में लिखने की, तो फाइनली अटेंशन, और यहाँ पर जो आपका आकांक्षा लिखा हुआ है इसको हम लोग डिजायर कहते हैं, ठीक है, डिजायर, राइट, डिजायर जिसको हम लोग इच्छा या आकांक्षा व्यक्त करते हैं। एंड एक्शन आपका सही लिखा हुआ है, सेटिस्फैक्शन भी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यस बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे फटाफट, बहुत बढ़िया। बी, मोस्टली बच्चे हमारे बी की तरफ जा रहे हैं, दैट इज द राइट आंसर। बिल्कुल भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी सबसे पहले हम ध्यान आकर्षण करेंगे, देन उसके बाद हम अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट पैदा करेंगे, देन उसके बाद आकांक्षा, एंड फिर उसके बाद क्रिया, एंड फिर उसके बाद आपका 5वां विश्वास, और चौथा हमें क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो बोलेंगे मैम आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। राइट बच्चे, अगला करने वाले हैं क्वेश्चन 65 कह रहा है महिला सशक्तिकरण निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुद्दा था। ठीक है, आपको बताना है महिला सशक्तिकरण निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुद्दा था। ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना का, एंड सी कह रहा है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का, एंड डी कह रहा है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का। तो भाई बात किसकी हो रही मेरे बच्चे, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की मेरे बच्चे बात हो रही है। ठीक है, सो बोलेंगे मैम ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में इनका जिक्र किया गया था, यानी मुद्दा रखा गया था कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए पर्टिकुलर कुछ अलग से नियमों को बनाना चाहिए एंड उनके लिए अलग से कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। मेरे बच्चे आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 66 से कह रहा है निम्न घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में, कहने का मतलब आपको इन्हें क्रम से लगाना है। ये है आपका मारथंडम योजना, सेवाग्राम योजना एंड गुड़गांव योजना, इटावा पायलट। यस, फटाफट बताएंगे। यहाँ पर आप तभी कर पाएंगे जब आपको ईयर कंफर्म होंगे। ठीक है, मारथंडम की बात करेंगे तो कब आता है, ये आपका 1928, ये लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा है, हर कोई कर लेगा। ये आपका 1948 है ना। यस, चलेंगे तो 1928 में मारथंडम आता है, सेवाग्राम जो आता है 1921 में आता है, एंड जो गुड़गांव परियोजना आती है वो 2000 में, एंड इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है 1948 में आता है। अब आपको कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है बच्चे। सो किसकी तरफ, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा सेकेंड पॉइंट 1921। ठीक है, फिर उसके बाद 1928, देन उसके बाद क्या आएगा 1948, एंड लास्ट में आपका आएगा 3000। यानी कि दूसरा पहला चौथा एंड तीसरा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चे, अगला करेंगे नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है। निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है शोर, दूसरा कह रहा है मेरे बच्चे भाषा, तीसरा आय समूह, और चौथा कह रहा है बोरियत। तो संचार में बाधा नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है तो आपको सिंपल सी बात है सुनने में दिक्कत होगी, जिसके कारण कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, यानी कि कम्युनिकेशन में बाधा आ जाएगी। एंड भाषा, अगर आपको उसकी भाषा नहीं समझ में आ रही है, यानी जो कम्युनिकेटर है उसकी आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही, तो बोलेंगे मैम ये भी हमारा बाधक तत्व बनेगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं बोरियत, आपको अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में भी क्या आपके संचार में बाधा उत्पन्न होगी। बोलेंगे मैम आंसर क्या जाने वाला है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट मेरे बच्चे, चलो अगला करेंगे नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है। सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है सामूहिक शिक्षा से, बी कह रहा है प्रसार शिक्षा से, सी कह रहा है सामाजिक शिक्षा से, एंड डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करेंगे मेरे बच्चे सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 68, बहुत बढ़िया। यस भाई, बिल्कुल। तो जब हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं मेरे बच्चे, तो सामुदायिक विकास की जो संकल्पना डेवलप होती है ना, वो मेरे बच्चे प्रसार शिक्षा से डेवलप होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, प्रधानमंत्री कौशल योजना
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, बताना है आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। ऑप्शन ए कह रहा है औपचारिक शिक्षा का, बी कह रहा है औपचारिकेतर शिक्षा का, एंड सी कह रहा है सामूहिक शिक्षा का, एंड डी कह रहा है अनौपचारिक शिक्षा का। आंसर करेंगे मेरे बच्चे, फटाफट बताएंगे। यस, राइट आंसर क्या जाने वाला है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है या किससे संबंधित है? क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैम अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे है मेरे बच्चे, किससे संबंधित है? बोलेंगे मैम अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, ओ माय गॉड इतना बड़ा बड़ा टाइप है। चले, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों को विजिबल नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही करना है। ठीक है भाई, चलिए कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? प्रसार विधि प्रकार संपर्क की है, ग्रह विधि ग्रह भेंट संपर्क व्यक्तिगत। देखिए प्रसार विधियां जो है ये संपर्क विधियां, तो ये सही है। ग्रह भेंट यानी ग्रह भेंट किसके अंतर्गत आता है? बोलेंगे मैम व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोलेंगे मैम? ये दूरदर्शन। ठीक है, ये जब हम दूरदर्शन की बात करते हैं तो दूरदर्शन यानी टीवी से संबंध है। बोलेंगे मैम ये जनसंपर्क का माध्यम है, एंड संगोष्ठी भी हमारा जनसंपर्क का माध्यम है। लेकिन अगर हम परिणाम प्रदर्शन की बात करते हैं, यहाँ कह रहा व्यक्तिगत प्रदर्शन है, तो नहीं, ये आपका व्यक्तिगत ना हो करके ये सामूहिक हो जाता है। सो बोलेंगे मैम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपकी प्रसार विधियां हैं और वहां पर किससे किससे संबंध है ये कुछ इस तरह से बोल रहा है। सो आपको आंसर देना है, बताएंगे फटाफट आंसर क्या जाएगा? बोलेंगे मैम ये जो परिणाम प्रदर्शन होता है ना, तो ये फाइनली हम व्यक्तिगत नहीं करते हैं, ये भी हमारा समूह में या फिर मास कम्युनिकेशन में कोई भी चीज का हमने सर्वे किया या कुछ भी किया, अब उसका रिजल्ट जो भी आ रहा है मेरे बच्चे, हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैम वो हमारा व्यक्तिगत में नहीं आएगा। व्यक्तिगत का मतलब होता है जब हम किसी एक ही व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ बता रहे हों या उसी से संबंधित चर्चा कर रहे हो। सो बोलेंगे मैम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 71 क्या कह रहा है? प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंसर करेंगे, कह रहा है प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। बताएंगे मेरे बच्चे, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या जाने वाला। देखिए तो यहाँ पर कह रहा है मूल्यांकन, नो डाउट मूल्यांकन लास्ट में आएगा, मूल्यांकन के भी बाद में आएगा क्या? पुनर्विचार। तो ये बिल्कुल सही है कि लास्ट में मूल्यांकन और मूल्यांकन के भी बाद में आता है पुनर्विचार। स्थिति एवं समस्या शिक्षण कार्य योजना उद्देश्य समाधान। तो सबसे पहले हम क्या स्थिति और समस्या को जानेंगे कि क्या है, वहाँ की कंडीशंस क्या है एंड वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है। तो उसके बाद कह रहा है शिक्षण कार्य योजना, तो वो बाद में होगा। उद्देश्य का समाधान कैसे किया जाएगा? ठीक है मेरे बच्चे, उद्देश्य का समाधान कैसे किया जाएगा, हमें इस बात का ध्यान देना है। फिर वहां पर कौन सा शिक्षण कार्य योजना होगा, फिर उसके बाद हमने बोला लास्ट में मूल्यांकन और फिर पुनर्विचार। यस, तो चौथा पहला दूसरा बोलेंगे मैम यहाँ पर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यस बच्चे, अगला करेंगे नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई? राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1952, बी कह रहा है 1953, सी कह रहा है 1954 एंड डी कह रहा है 1955। आंसर करेंगे मेरे बच्चे, राइट आंसर क्या जाने वाला है? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बताएंगे राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई थी? बताएंगे सारे बच्चे, बताएंगे राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई थी। चलिए ओके, बहुत बढ़िया, आंसर करेंगे फटाफट बताएंगे राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली 1953 में क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। 1953 में प्रारंभ किया गया था। अगला करेंगे 73 कह रहा है निम्न में से कौन सी सही नहीं है? निम्न में से कौन से सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है मानव अधिकार दिवस एवं जो है वो 10 दिसंबर को, या विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 11
दिसंबर एंड विश्व एड्स दिवस 5 जून। तो भाई देखिए, मानव अधिकार दिवस, ठीक है, या मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर बिल्कुल सही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 11 दिसंबर, ये भी सही। बट विश्व एड्स दिवस मेरे बच्चे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा? बोलेंगे मैम हमें यहाँ पर ये बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन 74, पोस्टर में ए बी सी का अर्थ है, बताएंगे सभी बच्चे। पोस्टर में ए बी सी का अर्थ है, बहुत बढ़िया। चलिए, पोस्टर में ए बी सी का अर्थ है, यस। तो बोलेंगे मैम ए बी सी, ए का मतलब अट्रैक्टिव, बी का मतलब ब्रीफ एंड सी का मतलब क्लियर, ठीक है। तो अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर। अट्रैक्टिव ब्रीफ के पोस्टर में एबीसी का अर्थ क्या है? आकर्षक, संक्षिप्त व स्पष्ट, ठीक है। आकर्षक, संक्षिप्त व स्पष्ट, राइट। सो बोलेंगे मैम आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस बच्चे, अगला करेंगे 75 कह रहा है नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। आपको बताना है नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में, अभिकृत का मतलब अधिग्रहित, ठीक है ना। अभिकृत का यहाँ पर आशय क्या है? अधिग्रहित। अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो जो नए प्रचलन है उनको सबसे लास्ट में ले रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? क्या हम विलंबित अभिकारक कहेंगे, नव प्रवर्तक कारक कहेंगे, या फिर प्रारंभिक अभिकारक, या फिर लैगार्ड्स? बोलेंगे मैम लैगार्ड्स इज द करेक्ट आंसर। क्या जाने वाला है बच्चे? लैगार्ड्स इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 76, अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में कितने तत्व हैं? आपको बताना है अरस्तु मॉडल के संचार प्रणाली में कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं, 4 तत्व हैं, 5 तत्व हैं या 6 तत्व हैं? तो मेरे बच्चे अरस्तु मॉडल में कितने? 3 तत्व हैं, एस एस ए, ठीक है ना। यस, चलिए अगला करेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। बताना है आपको मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, पावलोव द्वारा, या फिर मैस्लो द्वारा। बात किसकी कर रहा? अभिप्रेरणा सिद्धांत की बात कर रहा। आंसर क्या जाएगा? मैस्लो इज द करेक्ट आंसर। क्या जाने वाला है मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम मैस्लो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है स्वच्छता, संरक्षण एवं जलापूर्ति किसके कार्य हैं? बताएंगे स्वच्छता, संरक्षण एवं जलापूर्ति ये सब किसके कार्य? मतलब साफ सफाई रखी जाए, सबको सुरक्षित रखा जाए एंड सबको जलापूर्ति हो, यानी जल की कमी ना हो। बोलेंगे मैम ये किसके कार्य हैं? पंचायत के कार्य हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट मेरे बच्चों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा द्वारा दी गई थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए वेनगल राव द्वारा, या फिर बी.एस. मेहता द्वारा, या फिर एम.एस. रंधावा द्वारा, या फिर बलवंत राय जी मेहता द्वारा। आंसर करेंगे मेरे बच्चे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। फटाफट बताएंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मेरे बच्चे किसके द्वारा किया गया था? बोलेंगे मैम बलवंत राय मेहता द्वारा। कब किया गया था? किसी को याद है? डेट टेक्स्ट करके बताओ, डेट एंड ईयर। फटाफट बताएंगे बलवंत राय मेहता समिति जी ने ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा कब पेश की थी? फटाफट बताएं, आंसर करें। बहुत बढ़िया, डी। चलिए बच्चे, ओके। सो आंसर क्या जाएगा मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम डी जाएगा। 24 नवंबर डेट वो क्या थी मेरे बच्चे? 24 नवंबर थी, ठीक है। 24 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण थी, राइट। 24 नवंबर 1957। तो सबको पता हो, ईयर तो सबको पता होगा लगभग लगभग। चलिए अगला करते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्या है?
प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, आपको बताना है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। ऑप्शन ए कह रहा है देखकर सीखना, करके सीखना, पढ़कर सीखना एंड सुनकर सीखना। क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैम करके सीखना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है भाई, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है। फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या? 20 से 22, 10 से 12 या 15 से 20 या फिर 6 से 8। तो मेरे बच्चों फ्लैश कार्डों की संख्या अधिकतम हो सकती है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैम बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 10 से 12 फ्लैश कार्डों की संख्या मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगला करेंगे 82 कह रहा है दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों की विचलनशीलता। चलें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? फटाफट कमेंट्स करो। यहाँ तक पहले ये बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आंसर करेंगे सारे बच्चे? चलें आंसर करेंगे। नो मैम। अच्छा, आप लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे, ये क्लास ड्यू टू सम रीजंस यहीं पर रोकी जाएगी। ठीक है बच्चे, ओके। कुछ इमरजेंसी है और ये क्लास मैं यहीं पर ऑफ कर रही हूँ। इसके आगे की जो प्रश्नावली है हम लोग नेक्स्ट सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चे, चलो भाई। नो मैम, नो मैम। चलिए, जो भी है हम लोग जब नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे तो जिस भी प्रश्न में दिक्कत है, परेशानी है, चाहे वो 73 हो या 59, जो भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? इमीडिएट, मतलब तत्काल क्लास को रोका जाएगा। यस बच्चे, चलिए ओके। सो आज के लिए इतना ही।